हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज कंसाइनमेंट का जो लेक्चर है, सारे इलस्ट्रेशंस तो हमने कंप्लीट कर लिए, पर दो तीन पॉइंट्स ऐसे थे इंस्टीट्यूट के मैथ में जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी था। किसी भी क्वेश्चन में हमने इनका एप्लीकेशन तो नहीं देखा है, पर कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 मार्क्स का यहाँ से थियरी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, या हो सकता है कि इन चीज़ों को इंस्टीट्यूट जो है किसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर दे और उस समय आप सोचो कि सर ने इन चीज़ों के बारे में तो हमको कभी बताया नहीं था, और बाद में आप इंस्टीट्यूट का मैट खोल के देखो, अरे यार ये चीज़ें तो मैट में बताई हुई थी पर सर ने बताया नहीं। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट देखो, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के मैट में ही दिया हुआ है, चैप्टर में पॉइंट नंबर 3.9 है, पैरा नंबर। आप चाहे तो इंस्टीट्यूट का मैट को एक बार रीड कर सकते हो, वहां पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, वहीं से मैंने उठाया है। ओके, तो क्या लिखा है, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी। अब आपको पता है, यहां पर ये मान लो हमारा कंसाइनर है और ये मान लो हमारा कंसाइनी है, और कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को गुड्स भेजता है ना, गुड्स भेजता है। इस गुड्स को भेजने में कंसाइनर के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ से यहाँ जाने में। अब गुड्स जो कंसाइनी के पास पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अब हो सकता है कुछ गुड्स डैमेज निकले हों, कुछ गुड्स कंसाइनर ने लो क्वालिटी के भेज दिए हों, जो वहां पर कंसाइनी के पास जो है बिक नहीं रहे हों। तो हो सकता है किसी भी कारण से कुछ गुड्स कंसाइनी जो है वो कंसाइनर को वापस भेज दे, ऐसा भी होता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गुड्स कंसाइनी के पास से कंसाइनर के पास वापस आएंगे, जो रिटर्न आएंगे, उनकी वैल्यूएशन करते समय ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बार बार बता रहा हूं, जो गुड्स कंसाइनी के पास से कंसाइनर के पास वापस आएंगे, उनकी जब हम वैल्यूएशन लगाएंगे ना, तो उसमें उस वैल्यूएशन करते समय ये जो कॉस्ट लगा हमारा कंसाइनी से कंसाइनर तक माल को वापस लाने का, जो भी हमारा कॉस्ट लगा, इस कॉस्ट को नहीं ऐड करेंगे। फिर से सुनो, नहीं ऐड करेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं फिर से, जब भी गुड्स जो हैं वो कंसाइनर के पास से कंसाइन, यहां पर लिख देता हूं मैं कंसाइनर और यहां कंसाइनी, ठीक है। तो ये मान लो दिल्ली में है और ये है कोलकाता में, ठीक है। अब दिल्ली से लेके कोलकाता तक गुड्स जा रहे हैं कंसाइनर से कंसाइनी के पास। इन गुड्स की जो ट्रैवल होती है यहां से, इसमें कुछ खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि पैकिंग हो गया, फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कैरेज, ऑक्ट्रॉय वगैरह। यानी कि कंसाइनर के गोडाउन से निकल के कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने तक का जितना भी खर्चा, आपको पता है कि जब भी हम गुड्स की वैल्यूएशन लगाते हैं, जो कंसाइनी के पास पड़े हुए रहते हैं, उनमें इस एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जितने भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है। तो कंसाइनर के गोडाउन से निकलकर कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने का जो खर्चा होता है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है, उसको हम गुड्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। ये ऐड करना क्यों जरूरी है पता है, क्योंकि ये जो गुड्स जब तक कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक वो एक सेलेबल कंडीशन में नहीं आएंगे, और जब तक गुड्स सेलेबल कंडीशन में नहीं आ जाते, तब तक जितना भी एक्सपेंसेस आप उन गुड्स के ऊपर करते हो, उनको आपको गुड्स की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर ये गुड्स, अगर यही गुड्स वापस आ रहे हैं, कंसाइनी इन गुड्स को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कंसाइनर को, ठीक है ना, यहां पर क्या लिखूंगा, गुड्स रिटर्न्ड। ओके, तो इन गुड्स रिटर्न करने में भी कुछ खर्चा आया, हमारा कुछ एक्सपेंसेस आया, कंसाइनी ने पे किया, कंसाइनर को उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा, जो भी है खर्चा आया। तो क्या ये जो गुड्स रिटर्न हुए हैं, इनकी वैल्यूएशन जब कंसाइनर अपने पास करेगा, तो क्या इन एक्सपेंसेस को ऐड करेगा, ये वाले रिटर्न वाले एक्सपेंसेस को? तो नहीं, रिटर्न वाले एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे। इन गुड्स की कॉस्ट जो है वही रहेगी। ये जो यहां से जब गए थे, ठीक है, उनकी जो बेसिक कॉस्ट थी, उसमें जो एक्सपेंसेस लगे थे, उसको लेके यहां पर जो कॉस्ट आई थी ना, उसी कॉस्ट पर कंसाइनी इसको बुक्स में अपने यहां पर रिटर्न आने के बाद भी उसी कॉस्ट में दिखाएगा, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं रिटर्निंग के, ये गुड्स को सेल करने के लिए जरूरी नहीं थे। दीज एक्सपेंसेस वेर नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना, दीज एक्सपेंसेस वेर नॉट कंपल्सरी टू सेल दीज गुड्स। देखो यहां पर इंस्टीट्यूट की मैथ में क्या लिखा हुआ है, देखो हाईलाइट कर देता हूं, expenses incurred by the consignee to send those goods back to the consigner are not taken, क्या लिखा हुआ है यहां पर, are not taken into consideration while valuing, because the goods were already in a saleable condition and location, and changing the location back from consignee to consigner is not a cost which must have been incurred to sell the goods। ठीक है,
समझ में आ गई बात? यही डिस्कस करना जरूरी था कि जब गुड्स रिटर्न होते हैं तो उनकी जो रिटर्न करने में जो एक्सपेंसेस होती है उसको गुड्स के कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब गुड्स यहां से चला और कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचा था, तब कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचते ही वो सेलेबल कंडीशन में पहुंच गया था और उनको सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस जरूरी थे वो हो चुके थे। ठीक है, ये जो रिटर्न करने में खर्चा आया वो सेल करने के लिए एक मैंडेटरी एक्सपेंडिचर नहीं था। ये रिटर्न करने के पीछे जो खर्चा आया वो तो इसलिए आया क्योंकि गुड्स में कुछ डैमेज थी, ये बिक नहीं सकता, इसलिए इसको वापस भेज दिया। ठीक है, तो ये गुड्स के कॉस्ट में कभी ऐड नहीं होगा। ठीक है, कभी ऐड नहीं होगा। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, आर नॉट टेकन, इसको आप ध्यान से याद रखना। ओके, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का पॉइंट देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज भी मैंने आपको सिखा रखा है। इतने सारे प्रॉब्लम्स किए अभी तक हमने कंसाइनमेंट में, 7-8 प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। उसमें आपने देखा कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को या नॉर्मल लॉस को कैसे वैल्यू किया। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में दो चीजें आ सकती हैं, एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है और एक एबनॉर्मल लॉस, जो भी गुड्स आपके इन ट्रांजिट में या कंसाइनी के गोडाउन में डिस्ट्रॉय होते हैं वो उनकी वैल्यूएशन लगानी पड़ती है। तो जनरली यहां पर जो बात की गई है वो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ही बात की गई है। अब आपको पता है कि हम लोग जब इन्वेंट्री वैल्यू करते हैं तो उसमें क्या पकड़ते हैं, कंसाइनर का जो कॉस्ट है, कंसाइनर का कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्या? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब आपको पता है कि ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंसाइनर के गोडाउन से माल चलते चलते कंसाइनी के गोडाउन तक जब तक ना पहुंच जाए वहां तक के जितने सारे भी खर्चे हैं सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है ना, सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में। देखो अब यहां पर ये चीज क्लियरली लिखी हुई है, यहां पर भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट, cost means not only the cost of the goods as such to the consignor, but also all expenses incurred till the goods reach the premises of the consignee। सारे expenses जब तक कि गुड्स कंसाइनी के प्रीमाइसेस तक ना पहुंच जाएं उनको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में हमको ऐड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, देखो फिर से बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मेन चीज जिसके लिए आज मैंने इस टॉपिक को फिर से उठाया है वो ये नोट है। ठीक है, ये नोट, यहां पर जो ये नोट दिया हुआ है ये वाला, इस नोट को ध्यान से देखो। यहां पर क्या लिखा है अभी मेरे साथ साथ पढ़ना। ठीक है, क्या लिखा है देखो, समटाइम्स इन एन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम, sometimes an examination problem states only that the consignor's expenses amounted to इतना such amount and that the consignee spent so much। तो कभी कभी क्या कह रहे हैं यहां पर कि कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चन में कंसाइनर का एक्सपेंसेस इतना है और कंसाइनी के एक्सपेंसेस इतना है ऐसा बोल देता है। अब कंसाइनर ने क्या एक्सपेंस किया है, फ्रेट किया, इंश्योरेंस किया, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग क्या किया, उसका डिटेल्स नहीं बताया हुआ रहता, और कंसाइनी ने भी कौन सा एक्सपेंस किया उसका डिटेल्स बताया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, नहीं रहता है। इफ डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, देखो क्या लिखा है, इफ डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल देन फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज the expenses incurred by the consignor should be treated as part of cost while those expenses incurred by the consignee should be ignored। अब ध्यान से सुनना, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कि ये हमारा कंसाइनर है, इसने गुड्स भेजा, और ये हमारा कंसाइनी है, इसने गुड्स रिसीव किया, तो क्या गए गुड्स। ठीक है, अब कंसाइनर के अपने कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंसाइनर का एक्सपेंस बोल दिया 10,000 रुपया। ओके, और यहां पर कंसाइनी का एक्सपेंस जो है ये बोल दिया है मान लो 6,000 रुपया। ठीक है, अब डिटेल्स क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि कंसाइनी ने कौन कौन से एक्सपेंस किए। कंसाइनी के एक्सपेंसेस में अगर कैरेज बोला हुआ रहे, ओके, कंसाइनी के एक्सपेंस में अगर ऑक्ट्रॉय बोला हुआ रहे, क्लियरिंग चार्जेस बोला हुआ रहे, तब तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है और उनको वैल्यूएशन में ऐड करना है। और कंसाइनर के तो देखो सारे ही एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग पकड़े जाते हैं, उनको वैल्यूएशन में ऐड करना ही पड़ता है क्योंकि उन्हीं एक्सपेंसेस की मदद से गुड्स जो है वो मूव होते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला हुआ है कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस किस नेचर के हैं और कंसाइनी के एक्सपेंसेस किस नेचर के हैं, तो आपको इन गुड्स की वैल्यूएशन करने के लिए जो भी गुड्स आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़े रहेंगे कंसाइनी के पास जो भी गुड्स आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़े रहेंगे, इनकी वैल्यूएशन लगाने के लिए आपको इन एक्सपेंसेस को तो लेना है कंसाइनर वालों को, लेकिन कंसाइनी वाले को नहीं लेना है, इग्नोर कर देना है। कंसाइनी वाले को मानना है नॉन रिकरिंग नहीं मानना है, कंसाइनी वाले को रिकरिंग नेचर का मानना है। ठीक है, बस ये एजम्पशन लेके काम करना है, वही यहां पर बताया हुआ है।
अच्छा, इसके साथ एक लास्ट पॉइंट पढ़ो यहां पर, इफ द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन हैंड इज लोअर देन द कॉस्ट, द इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट नेट सेलिंग प्राइस ओनली। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस डिलीवरी एक्सपेंसेस। अब आपको भी पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है, यहां लिखता हूं मैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये क्या कहता है, कभी भी अगर हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं, इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, ठीक है ना, जिसको हमने सेल करने के पर्पज से बिजनेस में रखा हुआ है, तो इनकी वैल्यू में आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट इनकी कितनी है, और रियलाइजेबल वैल्यू जो होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ही नहीं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि सेल प्राइस माइनस सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस जरूरी है उनको माइनस कर दोगे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आता है। तो इन दोनों फिगर्स को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, इनमें से जो भी लोअर होगा, इनमें से जो भी लोअर होगा, इन्वेंट्री की वैल्यू आपको उस पर लगानी पड़ेगी। तो अगर आपका कॉस्ट जो है वो मार्केट वैल्यू से कम है, मार्केट में जितने भी अमाउंट में आप सोच रहे हो कि गुड्स आपका बिक जाएगा, उससे अगर कॉस्ट कम है तो आप कॉस्ट पे वैल्यू करो। लेकिन मान लो आपका किसी गुड्स का कॉस्ट 40 रुपया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में हमको बेच के सिर्फ 35 रुपये ही रियलाइज होगा, तो उस केस में उस गुड्स को 40 रुपये में वैल्यू करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं मान लो कि मैंने ये कैलकुलेटर जो है इसका बिजनेस करता हूं मैं, ठीक है ना, ये मेरा स्टॉक है। अब मैंने इसको खरीदा था 120 रुपए में एक एक कैलकुलेटर, पर आज के दिन में मार्केट में ये 100 रुपए का धड़ल्ले से बिक रहा है। तो मुझे स्टॉक में जब इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो मेरे दिमाग में तो ये चीज है ना कि इस स्टॉक को जब मैं बेचूंगा, इस कैलकुलेटर को जब मैं मार्केट में बेचूंगा, तो मुझे इसको बेच के 100 रुपए ही मिलेंगे। तो ये जो मेरा एक एसेट है, ये स्टॉक क्या है, मेरा एसेट है। और एसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस भी चीज को बेच के आपको मार्केट से पैसे मिलेंगे, जिस भी चीज को बेच के या जिस चीज से आपको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा पैसों के रूप में, उसको आप एसेट बोलते हो। और उसकी वैल्यू कैसे लगाते हो, फ्यूचर में आपको उससे जितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, जितने पैसे मिलेंगे, वही उस एसेट की वैल्यू है। ठीक है ना। तो इस एक कैलकुलेटर को बेच के मुझे मार्केट से कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए, क्योंकि ये कैलकुलेटर तो अब मार्केट में 100 का बिक रहा है, 100 रुपए में बिक रहा है। चाहे मेरी खरीदी 120 रुपए की क्यों ना हो, चाहे मेरी खरीदी 120 की क्यों ना हो, मार्केट में ये 100 का बिक रहा है। तो क्या मुझे इस एसेट को, ये जो कैलकुलेटर है मेरा, क्या मुझे इस एसेट को 120 में दिखाना चाहिए अपने बुक्स में? नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरे भाई बेच के मिलेगा 100 रुपया, एक चीज को आपने बेचने के लिए रखा है अपने बिजनेस में। ध्यान से सुनो, इस चीज को आपने बिजनेस में बेचने के लिए रखा है। आपको पता है कि मार्केट में ये चीज 100 की बिक रही है, इसको आप भी बेचोगे तो 100 ही मिलेगा। तो क्या इस चीज को आपने बुक्स में आपको 100 में वैल्यू दिखाना चाहिए कि 120 में? सिंपल हिसाब, आपको 100 में वैल्यू दिखाना चाहिए। ये बात अलग है कि फ्यूचर में अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो उस समय का उस समय देख लेंगे, उस समय ज्यादा में बिक जाएगा तो हमारा प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। पर आज जब आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लगा रहे हो, तब आप सोचो, आपके दिमाग में ये ऑलरेडी है, आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि ये मार्केट में 100 रुपए से ज्यादा में तो नहीं बिकने वाला, क्योंकि आपके कंपटीटर्स जो है यही कैलकुलेटर 100 में बेच रहे हैं। ठीक है ना, मार्केट में आराम से 100 में मिल रहा है। आप अगर 120 में दुकान में रखोगे, कस्टमर आएगा तो उसको 120 बोलोगे, तो कस्टमर आपको दो बातें सुना के चला जाएगा, बोलेगा अरे यार बगल वाला 100 की बेच रहा है, तू हो सके तो मुझे 98 में दे, तब मैं तेरी दुकान से लूं, वरना मैं तो बगल वाले से ही ले लूंगा। तब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि चलो 98 तो नहीं दे सकता, ठीक है 100 में ले लो, तो हो सकता है कस्टमर आपसे खरीदे। यानी कि इससे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपए ही रियलाइज होंगे, तो उसको 100 रुपए में ही दिखाना चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने कहा है कि इन्वेंट्री या स्टॉक जो है उसको आपको कॉस्ट या एनआरवी, एनआरवी मतलब बेच के जितने पैसे मिलेंगे उसमें से जो भी लोअर होगा ना उसमें दिखाना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका जो कंसाइनमेंट में जो गुड्स कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है ना, वो आपने मान लो यहां पर मान लो कि आपने गुड्स भेजा था 1 लाख का, ठीक है, और 1 लाख में से उसमें 10,000 का एक्सपेंसेस भी ऐड होगा। ये जो 1 लाख का गुड्स का कॉस्ट है इसमें 10,000 का एक्सपेंसेस ऐड होगा। अब 10% गुड्स आपके कंसाइनी के पास रह गए, तो 10% का खर्चा ये कितना आएगा, ये वाला को हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं मानते तो इसको ऐड नहीं करेंगे। गुड्स की वैल्यू 1 लाख और 10,000, 1,10,000 हो गई, तो उसका 10% आपका क्लोजिंग स्टॉक में है। मान लो 90% कंसाइनी ने बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक में 10% पड़ा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, 1,10,000 का 10% 11,000, ठीक है ना, 11,000। लेकिन पता चला कि मार्केट प्राइस नीचे गिर गई है और ये गुड्स जो है अब 10,000 के ही बिकेंगे।
आपको ज्यादा से ज्यादा इनको बेच के 10,000 रुपए मिलेंगे, तब आप उस गुड्स को कितने में वैल्यू करोगे? 11,000 में वैल्यू करोगे कि 10,000 में? ऑब्वियसली आप 10,000 में वैल्यू करोगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का प्रिंसिपल है। और अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में नहीं भी पता, तो आप कॉमन सेंस से सोचो ना, अभी जो मैंने कैलकुलेटर वाला एग्जाम्पल दिया, कॉमन सेंस से सोचो, ये चीज मार्केट में 100 से ज्यादा की बिकनी ही नहीं है, इसको बेच के मुझे मार्केट से 100 रुपए से ज्यादा मिलेंगे ही नहीं, तो मैं इसको 120 में क्यों रिकॉर्ड करूं भाई, क्यों दिखाऊं? मैंने हो सकता है कि इसको 120 में खरीदा होगा, पर इससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना मिलेगा? सिर्फ 100 का ही। तो अब मुझे इसको 100 में दिखाना पड़ेगा, और 100 में दिखाते ही मेरा ऑलरेडी 20 रुपए का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी थी। यहां पर मैंने आपको बता दिया एक चीज कि वैल्यूएशन करते समय दो चीज बताई है मैंने आपको इस पॉइंट में। वैल्यूएशन करते समय अगर कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंसेस का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ हो, तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस को हमेशा गुड्स की वैल्यूएशन करते समय इंक्लूड करना है, लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंसेस को नहीं इंक्लूड करना है। आपको एक एजम्पशन दे देनी है कि वर्किंग नोट में लिख देना, इट इज अज्यूम्ड दैट कंसाइनीज एक्सपेंसेस आर नॉट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, या लिख देना इट इज अज्यूम्ड दैट कंसाइनीज एक्सपेंसेस आर ऑफ रिकरिंग नेचर। ओके, चलो ये तो हो गई। और ये वाला भी मैंने आपसे बात कर लिया कि इन्वेंट्री में कॉस्ट या एनआरवी, अगर कभी आपको लगता है कि एनआरवी, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एनआरवी जो है वो कॉस्ट से कम है, तो आप एनआरवी पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दोगे, बस सिंपल। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस नहीं किया, पर इंस्टीट्यूट की मैट में जो है दिया हुआ है। ठीक है ना? तो इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। फिर से मैं एक बार कंसाइनर कंसाइनी बना देता हूं। यहां पर ये है कंसाइनर और ये है कंसाइनी। ओके, और कंसाइनर कंसाइनी को क्या भेजता है? गुड्स। क्या भेजता है? गुड्स। ठीक है, अब देखो कंसाइनर जो कंसाइनी को गुड्स भेजता है, वो कंसाइनी से क्या लेता है? कंसाइनी से कंसाइनर क्या लेता है? कुछ पैसे एडवांस में लेता है। आपने देखा कुछ क्वेश्चंस में एडवांस में कंसाइनर ने कंसाइनी से पैसे लिए। ओके, या बिल ऑफ एक्सचेंज लेता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लेता है। तो यहां हम एडवांस की बात करते हैं। ठीक है, एडवांस की बात करते हैं। मान लो ये कंसाइनर है हमारा, यहां लिख देता हूं कंसाइनर, और ये कौन है? हमारा कंसाइनी। ठीक है, तो कंसाइनर ने तो गुड्स भेजा कंसाइनी को, लेकिन कंसाइनी को बोला कि तुम मुझे कुछ पैसे एडवांस में दो, मैं जो इतना महंगा गुड्स तुमको भेज रहा हूं, मुझे भी तो कुछ कुछ पैसे एडवांस में भेजो उसके बदले। तो ये कंसाइनी क्या करता है? कुछ पैसे इसको एडवांस देता है। ठीक है, क्या करता है? कुछ पैसे एडवांस में देता है। ओके, तो गुड्स के बदले कुछ पैसे एडवांस में देता है। अब जब एडवांस की बात आती है, तो जब फाइनल सेटलमेंट होगी, जब कंसाइनी माल बेच देगा अपने एक्सपेंसेस और कमीशन काट के, जितना पैसा का उसने गुड्स बेचा उससे वो अपने एक्सपेंसेस कमीशन काट के और एडवांस का पैसा काट के फाइनल रेमिटेंस जो है वो कंसाइनर को भेजेगा। एडवांस के केस में ऐसा होता है। पर कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि कंसाइनर बोलता है कि तू मुझे एडवांस जो भेज रहा है, जो पैसे शुरू में भेज रहा है, वो एडवांस के तौर पे नहीं, वो हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर भेजो। ये एडवांस के तौर पे नहीं, ये पैसा तुम हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे भेजो। और कंसाइनी जो पैसा, ये जो मनी सेंड कर रहा है, यहां पर मैं मनी लिख देता हूं, ये जो मनी सेंड कर रहा है, ये एडवांस के तौर पे नहीं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे भेज रहा है, मान लो। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि कंसाइनर ने कंसाइनी को मान लो 1 लाख के गुड्स भेजे। कितने के गुड्स? गुड्स वर्थ ₹1 लाख, और उसके बदले कंसाइनी से 75% सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया। कितना? 75%। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसाइनी ने कितना दिया होगा? 75,000। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर उधर नजर मत दौड़ाना। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे 1 लाख के और बोला कि 75% सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे दे मुझे। तो कंसाइनी ने कंसाइनर को 75,000 रुपए जो है वो भेज दिए। कंसाइनी ने कंसाइनर को भेजा 75,000 रुपए, जो कि गुड्स के कॉस्ट का 75% है। ये 75% सिर्फ मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है। ठीक है ना? सिक्योरिटी जो होती है वो हमेशा परसेंटेज के तौर पर होती है। ये 50% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, जितनी मर्जी उतना हो सकता है। अब मान लो कि इन 1 लाख के गुड्स में से कंसाइनी जो है वो कंसाइनी जो है वो कितना बेच पाया? वो बेच पाया मान लो 2/3 बेच पाया। 2/3 जो है वो सेल हुआ, और 1/3 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 लाख के गुड्स में 1/3 कितना होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 3,
ये मान लो 33,333 रुपये का, ₹33,333 के गुड्स जो है अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो कंसाइनर जब फाइनल सेटलमेंट करेगा, कंसाइनी और कंसाइनर के बीच जो फाइनल सेटलमेंट होगा, तो क्या वो फाइनल रेमिटेंस करने से पहले ये फुल सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट करेगा, जैसे एडवांस के तौर पे करता है? एडवांस के केस में क्या करते हैं, जब फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो कंसाइनी जो है सेल का पैसा देने के पहले, ये जो कंसाइनी क्या करता है, जितना भी सेल का पैसा होता है वो कंसाइनर को भेजता है, लेकिन भेजने से पहले क्या करता है, वो काटता है। क्या काटता है? उसने एडवांस में जो पैसा दिया था वो काट लेता है, अपना कमीशन का जो पैसा होता है वो काटता है, और अपने पॉकेट से जो एक्सपेंसेस किए हैं वो काट लेता है। लेकिन इस केस में कंसाइनी जब कंसाइनर को भेजेगा फाइनल सेटलमेंट, तो पूरा सिक्योरिटी एडजस्ट नहीं होगा, पूरा सिक्योरिटी नहीं कटेगा। देखो, ये जो 75,000 रुपए की सिक्योरिटी थी, ये 1 लाख के गुड्स के रेस्पेक्ट में थी, लेकिन अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में 1/3 गुड्स पड़े हुए हैं, तो सिक्योरिटी भी 1/3 मेंटेन करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी भी 1/3 मेंटेन करनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग डेट में जब सेटलमेंट होगी, तो जितने गुड्स अभी भी नहीं बिके हैं उसके प्रोपोर्शनेट में उतनी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो लास्ट डेट में सिक्योरिटी कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी? जब फाइनल सेटलमेंट हो रही होगी तो उस दिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी 75,000। टोटल गुड्स के लिए सिक्योरिटी था, तो 1/3 गुड्स हमारे बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो 25,000 रुपए की सिक्योरिटी जो है वो लास्ट डेट को भी मेंटेन करनी पड़ेगी। कितना? 25,000 रुपए की, ठीक है। तो सब कुछ सेटल होने के बाद भी 25,000 की सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो कंसाइनी अपनी सेटलमेंट करते समय एडजस्ट कितना कर पाएगा? 75,000 की सिक्योरिटी ऑलरेडी कंसाइनी को, कंसाइनर ने, सॉरी फिर से बोलता हूं, 75,000 की सिक्योरिटी ऑलरेडी कंसाइनी ने कंसाइनर को पे कर रखा था। ओके, अब ये सिक्योरिटी था टोटल 1 लाख के गुड्स के लिए। ओके, अब 1 लाख में से 2/3 गुड्स बिक गए, 1/3 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में है। तो 1/3 यानी कि 33,333 के गुड्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। तो कंसाइनर बोलेगा कि देख, 1/3 गुड्स तो अभी भी तेरे पास है, तो सिक्योरिटी का भी 1/3 मेरे पास रहेगा। सिक्योरिटी का 1/3 एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ 2/3 एडजस्ट होगा। तो सिक्योरिटी का कितना अभी भी कंसाइनर के पास मेंटेन होगा? 25,000, जो कि ओरिजिनल सिक्योरिटी का 1/3 है। ओके, तो एडजस्ट कितना होगा? 75 से 25 अभी भी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, तो 50,000 रुपए एडजस्ट हो सकता है। तो फाइनल सेटलमेंट करते समय कंसाइनी क्या करेगा? 50,000 रुपए माइनस करेगा एडवांस के तौर पे, बाकी 25,000 सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन होगी। आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट में यही अंतर है। ओके, तो ये वाला टेक्स्ट जो है ये एक बार आप पढ़ लेना खुद से, इंस्टीट्यूट की मैट में ही है ये, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो 3 पॉइंट्स मुझे आपको समझाने थे आज, वो हो गए। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उसको करेंगे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो इंस्टीट्यूट के मैट में चैप्टर खत्म होने के बाद जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सेशन होता है, सेक्शन जो होता है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ये इंस्टीट्यूट का मैट है। देखो, चैप्टर यहां पर खत्म होता है, और चैप्टर खत्म होने के बाद यहां पर एक समरी का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, समरी का सेक्शन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज कुछ बातें लिखी हुई है। देखो, ये वो सारे, ये सारी जो बातें हैं पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। अब मैं आपको एक सब सेंटेंस में बताना चाहता हूं कि पूरे कंसाइनमेंट चैप्टर का जो सार है ना, पूरी जो समरी है, जो यहाँ पर हेडिंग लिखी है समरी, वाकई में यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो लिखी हुई हैं। अगर आपने कंसाइनमेंट चैप्टर का कोई नोट्स नहीं बनाया है, तो अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें कंसाइनमेंट से रिलेटेड दी हुई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का नोट्स है। तो कभी भी आपको कंसाइनमेंट का रिवाइज करना हो ना, कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सारी बातें यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई हैं। तो ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो समरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको अपने रिविजन पर्पस के लिए आप अभी तो एक बार पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है, और रिवीजन पर्पस के लिए इसको जरूर रेफर करना। अगर आप पूरा उतना टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहते हो जो आपके मैट में ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लोगे, बिल्कुल आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, ठीक है ना। एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये चीज आप बहुत ही ध्यान से और केयरफुली पढ़ लेना एक बार। ओके, अब चलो क्वेश्चन जो हम करने वाले थे उसमें वापस आते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हटके। आज तक मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाया है आपको उसमें थोड़ा हटके है ये वाला। देखो, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, X of Delhi purchased 10,000 meters of cloth for rupees 2 lakh, of which 5,000 meters were sent on consignment to Y of Agra at the selling price of rupees 30 per meter.
एक्स पेड 5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर, दिल्ली में एक बंदा है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, ये एक्स कहाँ पर है, दिल्ली में। इसने क्या किया, इसने 10,000 मीटर जो है क्लॉथ परचेज किया, 10,000 मीटर क्लॉथ परचेज किया। तो यहां लिखता हूं दिल्ली में परचेज किया, तो परचेज कितना किया, 10,000 मीटर क्लॉथ एट द रेट ₹2,00,000। तो हमारा पर मीटर कॉस्ट कितना आता है, देखो 2,00,000 को 10 से डिवाइड करो 10,000 से, तो यहां पर होगा ₹20 पर मीटर, ठीक है। 20 रुपीज पर मीटर में ये प्रोक्योरमेंट या परचेज जो है वो हुई है। ये कहां पर हुई है, दिल्ली में। अब ये जो 10,000 मीटर है, इन 10,000 मीटर में से 5,000 मीटर इसने क्या किया, 5,000 मीटर कपड़ा इसने भेज दिया किसको, वाई ऑफ कोलकाता को। कौन है, सॉरी वाई ऑफ कोलकाता नहीं, वाई ऑफ आगरा। तो यहां पर वाई है आगरा में, इसको इसने कितना भेजा है, 5,000 मीटर कपड़ा भेजा है। और उसका सेलिंग प्राइस क्या बताया यहाँ पर, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस जो यहाँ पर लिखा है ना, ये एक्चुअली इनवॉइस प्राइस है, ठीक है, इनवॉइस प्राइस है। तो 5,000 मीटर ये जो भेजा है, इसका कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है 20 रुपीज पर मीटर है, 20 पर मीटर। और इनवॉइस प्राइस ये कितना है, 30 रुपीज पर मीटर, ठीक है। ये ₹20, ये ₹30 पर मीटर, ओके। ये हो गया 5,000 मीटर जो है भेजे। इस 5,000 मीटर को भेजने के पीछे इसका खर्चा कितना आया, 5,000 रुपये फ्रेट का और 500 रुपये पैकिंग का। तो एक्स का जो एक्सपेंसेस है कंसाइनमेंट का, यहां लिखता हूं कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस, ये कितना है, 5,000 रुपये है फ्रेट, उल्टा लिख दिया मैंने, फ्रेट का है 5,000 और क्या है, इन 500 रुपया पैकिंग का है, पैकिंग का है 500 रुपये, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना, 5,500 कंसाइनमेंट के पीछे। ध्यान देना, ये कंसाइनमेंट के पीछे एक्सपेंसेस, ये जो गुड्स गई हैं यहां से यहां तक, उसके पीछे का खर्चा है, ओके। अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, आगे क्या लिखा है, वाई सोल्ड 4,000 मीटर एट 40 पर मीटर एंड इनकर्ड 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। वाई कौन है, वाई कंसाइनी है। कंसाइनी ने क्या किया है, सेल किया है। तो यहां पर लिखते हैं सेल क्या किया है कंसाइनी ने, 4,000 मीटर एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर। तो देखो कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए, इनवॉइस प्राइस जो भेजा है वो 30 रुपए, और सेल कितने में हुई है, 40 रुपए में। कंसाइनी तो बिल्कुल माशाल्लाह खिलाड़ी आदमी है, बिल्कुल 20 रुपए का माल पूरा 40 में बेच दिया, ठीक है ना, एकदम डबल प्राइस में बेच दिया, ओके। तो चलो कोई बात नहीं, कंसाइनी ने सेल किया, अच्छी बात है। अब कंसाइनी का जो कमीशन है उसको देखते हैं क्या लिखा है, Y is entitled to a commission of 5% on total sale proceeds plus a further 20% on any surplus price realized over ₹30 per meter। अब ध्यान से देखो, कमीशन की लैंग्वेज को पढ़ो। Y is entitled to a commission of 5% on, देखो यहां पर हाईलाइट करता हूं, 5% on total sale proceeds। ध्यान देना इस वर्ड पे, टोटल सेल प्रोसीड्स। ऐसा नहीं है कि 30 रुपया पर मीटर के हिसाब से जो है उस पर 5% देगा और उसके ऊपर जो सेल हुई है उस पर 20% देगा, ऐसा नहीं है। टोटल सेल प्रोसीड्स जो है हमारे, टोटल सेल प्रोसीड्स यानी कि 4,000 इंटू 40 रुपए ये करोगे तो जो भी पैसा आएगा उस पे 5%, ओके। इनवॉइस प्राइस पे 5% नहीं, टोटल सेल प्रोसीड्स पे 5% प्लस फर्दर 20%, यहां पर क्या लिखा है, फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 30 रुपया पर मीटर। तो 30 रुपया पर मीटर के ऊपर कोई भी सरप्लस प्राइस जो रियलाइज हुआ है उस पे कितना होगा, उस पे होगा 20%। तो यहां पर कमीशन जो है, एक सेकेंड, यहां पर जो कमीशन है उसके बारे में लिख लेते हैं। देखो कमीशन कितना है, 5%, 5% ऑन टोटल सेल्स लिख लेता हूं, टोटल सेल्स, और 20% ऑन सेलिंग प्राइस एबव ₹30। ठीक है, ये लिख लिया, हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। और इसका सेलिंग के पीछे कुछ एक्सपेंसेस हुआ था, 2,000 रुपए हुआ था सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है कंसाइनी का ये 2,000 रुपए है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो नॉन रिकरिंग नेचर का नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है, 3,000 मीटर्स वेर सोल्ड एट दिल्ली एट ₹30 पर मीटर लेस 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन।
अब देखो एक्स जो है ना दिल्ली में, एक्स का तो अपना भी दिल्ली में बिजनेस है। 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा था जिसमें 5,000 मीटर कंसाइनमेंट में भेजा, तो 5,000 मीटर तो दिल्ली में रह गए। अब दिल्ली में इसने सेल किया, दिल्ली में क्या किया, सेल किया, यहां पर लिखता हूं, दिल्ली में इसने सेल किया, कितना किया, दिल्ली में सेल किया 3,000 मीटर एट 30 रुपीज पर मीटर। तो यहां पर कितना है, 3,000 मीटर्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर। ठीक है, इतना सेल हुआ दिल्ली में। और इसके पीछे एक्सपेंसेस भी हुए दिल्ली में, दिल्ली के एक्सपेंसेस हैं ये, कितने हैं, कहाँ लिखा है, 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो है ₹3,000, यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंसेस एंड कमीशन, ये दिल्ली वाले, ठीक है ना, ये दिल्ली वाले, कंसाइनमेंट वाले नहीं। ओके, अब लास्ट एक लाइन देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द इन्वेंट्रीज ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। ध्यान से, यहां पर क्या कह रहा है, अभी जो मैंने आपको कैलकुलेटर वाला एग्जांपल बताया ना, ये वही है, ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द इन्वेंट्रीज ऑफ क्लॉथ इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। मार्केट प्राइस में गिरावट आ गई है कपड़े की, ठीक है, तो जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, इन्वेंट्रीज इन हैंड जो है, इन्वेंट्रीज ऑफ क्लॉथ इन हैंड मतलब जो लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाएगा, उसको 10% से रिड्यूस करना, उसकी कॉस्ट जो होगी ना उसको 10% से कम करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा मार्केट प्राइस में गिरावट आ गया है, तो कॉस्ट से भी कम अब हो सकता है कि हमको बेच के पैसा मिले, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10% क्वेश्चन में बोला है कम करने के लिए, तो हमको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कैलकुलेटर वाला एग्जांपल कि अगर हमारी 120 रुपए की कॉस्ट लगी भी है कैलकुलेटर के पीछे, पर वो मार्केट प्राइस गिर गया उसका, वो 100 में बिक रहा है, तो हमको उसको 100 में ही वैल्यू करना पड़ेगा, 120 में वैल्यू करना जो है बेवकूफ़ी हो जाएगी अपनी, ठीक है ना, बेवकूफ़ी हो जाएगी, तो उसको हम नहीं कर सकते 120 में वैल्यू। ओके, तो सारी चीजें पता चल गई, इन्वेंट्री का कॉस्ट जो है लास्ट में 10% से रिड्यूस करना है, कर लेंगे हम कॉस्ट को, ठीक है। और ये वाला इन्वेंट्री सिर्फ ये दिल्ली वाला नहीं होगा, ठीक है ना, जो दिल्ली में हमारा पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वो नहीं होगा, ये जो आगरा में भी जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है, इसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ होगा, देखो 5,000 मीटर गए थे, कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह तो यहाँ पर है नहीं, 4,000 मीटर बिके, मतलब 1,000 मीटर हमारा आगरा में भी पड़ा है, इसमें भी हमको 10% रिडक्शन जो है वो डालना पड़ेगा। ओके, तो चलो फटाफट इसकी जो कैलकुलेशन है वगैरह, अकाउंट्स वगैरह बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फॉर्मेट्स ऑलरेडी इसकी बना रखी हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। अच्छा, एक चीज़ तो दिखाया ही नहीं, देखो क्वेश्चन में मांगा क्या है, प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट नहीं बोला, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनल अकाउंट्स थोड़ी कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स तो नहीं कर रहे सर, ये तो कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ तो कंसाइनी अकाउंट होना चाहिए था। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन हमको यहाँ पर बोला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, तो हम बना लेंगे, और वो बहुत सिंपल भी होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा पता है, ये जो दिल्ली का जो बिजनेस है, दिल्ली का जो बिजनेस है उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ देखो परचेज हुआ, यहाँ पर सेल हुआ, ये दिल्ली का बिजनेस वाला, और कंसाइनमेंट अकाउंट में ये जो कंसाइनमेंट बिजनेस है उसका प्रॉफिट लॉस वहां से निकले, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग मिल के बनाएंगे, आप कॉपी में अपना फॉर्मेट्स वगैरह जो बना लो। ओके, चल अब देखो यहाँ पर मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा सा बनाया है, जैसा कि फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं। इसके नीचे हमको लिखना था फॉर द ईयर एंडेड, पर क्योंकि यहाँ पर कोई डेट वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, एक भी कहीं पर कोई डेट नहीं बताया हुआ है, इसलिए मैं फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, पर फिर भी लिख देता हूँ। ओके, ब्लैंक छोड़ देते हैं उसको, यहाँ लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड डैश, ठीक है, डेट तो पता नहीं है तो क्या करेंगे, डैश ही लिखेंगे। अच्छा चलो, अब सबसे पहली चीज जो हमको रिकॉर्ड करनी है वो क्या है, देखो परचेज किया था 10,000 मीटर क्लॉथ 2 लाख में। अब कोई भी बिजनेस का नॉर्मल परचेज जब होता है, परचेज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं है, ये क्या है, परचेज। आप गुड्स को कंसाइनमेंट में भेजोगे उससे पहले खरीद के तो लाओगे ना कहीं से, या मैन्युफैक्चर करोगे, तो ये परचेज कर रहा है बंदा, ठीक है ना, ये ट्रेडर है, ये गुड्स खरीद के लाया है, क्लॉथ खरीद के लाया है, उसको बेचेगा या जो भी करेगा कंसाइनमेंट में भेजेगा, तो परचेज किया है, ये परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए का परचेज हुआ है, तो यहाँ पर परचेज की एंट्री हमारी कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते थे, ऊपर लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, नीचे लिखते थे परचेज, याद है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पर कुछ बताई हुई है नहीं, तो है नहीं तो लिखेंगे कैसे, तो परचेज बताया हुआ है तो परचेज लिख लेते हैं। चलो
तो यहाँ होगा टू परचेज अकाउंट। अब इसमें कितना है, 10,000 मीटर क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर है। तो हमारा कितना आ रहा है, ये 2 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है 2 लाख रुपए का, मैंने 20 पर मीटर इसलिए लिखा क्योंकि आपको पर मीटर की कॉस्ट का एक अनुभव हो जाए कि 20 रुपया पर मीटर जो है इसका कॉस्ट है। ओके, अब ये तो हो गया सबसे पहले परचेज। इसके बाद की चीज क्या हुई, इन 10,000 मीटर्स में से 5,000 मीटर कंसाइनमेंट में वाई के पास भेज दिए, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ध्यान से समझना यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ये जो 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ, इस 2 लाख रुपए के खर्चे में से 1 लाख रुपए का माल आप कंसाइनमेंट में भेज दे रहे हो, तो 1 लाख रुपए का खर्चा आप कंसाइनमेंट अकाउंट में बुक करोगे। 1 लाख रुपए का खर्चा आप कंसाइनमेंट अकाउंट में बुक करोगे, तो वो कर लेते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया यहां पर, इसमें डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, छोटा छोटा लिखा है मैंने, इतना लंबा चौड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो कितना भेजा है, 5,000 मीटर भेजा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे नहीं, इनवॉइस प्राइस पे भेजा है। ये इनवॉइस प्राइस वाला प्रॉब्लम है। कितना इनवॉइस प्राइस है, 30 रुपया पर मीटर। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर। अब देखो 5 इंटू 5,000 इंटू 30 होगा 1,50,000। अब देखो इसमें लोडिंग इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है, लोडिंग। तो लोडिंग जो इंक्लूडेड है वो कितना है, ये जो 5,000 मीटर आपने भेजा है इसका कॉस्ट कितना है, 20 रुपया पर मीटर करके। तो 30 रुपया पर मीटर में आपने भेजा है, मतलब 10 रुपया पर मीटर लोडिंग है। ठीक है ना, कॉस्ट है आपका 20 रुपया, आपने भेजा है 30 रुपया में, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 10 रुपया पर मीटर आपका लोडिंग है। आपने कितना मीटर भेजा है, 5,000 मीटर, तो 5,000 इंटू 10 कर दोगे तो 50,000 रुपया का आपका लोडिंग आ जाएगा। ओके, तो यहां पर लोडिंग बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, CON लिखता हूं, ठीक है ना, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यह है लोडिंग। क्या है, लोडिंग कितना है, 5,000 मीटर इंटू ₹10। ये कैसे आया, 30 रुपीज से 20 रुपीज कॉस्ट माइनस कर दो तो 10 रुपीज आ जाएगा, तो ये कितना होगा, 50,000 रुपये। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड सेंट की एंट्री हमने कर दी, तो एक काम करते हैं, ये परचेज की एंट्री हमने कर दी है, इसको हाईलाइट कर दिया। गुड सेंट जो है उसकी एंट्री हमने कर दी, इसको भी हाईलाइट कर दिया। ओके, अब कंसाइनर के जो कंसाइनमेंट में एक्सपेंसेस हुए हैं वो क्या है, फ्रेट और पैकिंग, इसकी एंट्री करते हैं। तो कंसाइनर का जो एक्सपेंसेस हुआ है वो यहां पर लिखेगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एक्सपेंसेस जो है फ्रेट का, 5,000 और पैकिंग का 500, ये टोटल कितना, 5,500। एक्सपेंसेस की एंट्री हमने कर दी। ओके, ये भी हो गया हमारा एक्सपेंसेस, ये रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद ये गुड्स पहुंचे, पहले कंसाइनमेंट की एंट्रीज कर लेते हैं, फिर लोग यहाँ का जो दिल्ली का बिजनेस है उसके बारे में ये एंट्रीज का बाद में करेंगे। पहले कंसाइनमेंट की एंट्रीज जो है लाइन बाय लाइन कर लेते हैं। ओके, तो कंसाइनमेंट में देखो इसके बाद क्या करेंगे, गुड्स जो पहुंचा, एबनॉर्मल लॉस वगैरह तो यहाँ पर कुछ है नहीं, गुड्स पूरा पहुंच गया वाई के पास, तो वाई ने 2,000 के एक्सपेंसेस किए हैं, तो वाई के एक्सपेंसेस जो है उसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर वाई के जो एक्सपेंसेस होंगे उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। ओके, कंसाइनीज एक्सपेंसेस है, तो टू वाई अकाउंट, और यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखता हूँ, इसी में फिर हम लोग कमीशन भी डाल देंगे। तो एक्सपेंसेस कितना है वाई का, एक्सपेंसेस है 2,000 का, तो यहाँ इनर कॉलम में ही 2,000 रहने देते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वाई का 2,000 हो गया। अब वाई का अकाउंट तो हमको बनाने के लिए बोला नहीं है क्वेश्चन में, कंसाइनी अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, वरना वाई के अकाउंट में इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री हमको करनी पड़ती, पर मांगा ही नहीं है क्वेश्चन में तो नहीं करना है। ओके, चलो, तो ये एक्सपेंसेस हो गया। अब वाई ने सेल किया, वाई ने जो है ये सेल किया है 4,000 मीटर्स इंटू 40 रुपीज, ये कितना आता है हमारा, 1,60,000 रुपये, तो ये हो गया 1,60,000। इसकी एंट्री जो है वो कर लेते हैं। तो सेल हुआ है, कंसाइनमेंट बिजनेस का इनकम है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय वाई अकाउंट,
ठीक है ना। बाय सेल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वाई से पैसा लेना है इसीलिए। तो बाय वाई अकाउंट यहाँ पर होगा सेल्स, कितना होगा 4000 इंटू 40, 1,60,000 रुपये। वाई का अकाउंट बनाया नहीं इसलिए करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया कंसाइनमेंट का, सेल का भी एंट्री हो गया। अब कमीशन जो वाई का ड्यू है वो कितना है, इसके लिए मैं अलग से वर्किंग नोट नहीं बना रहा। 5% ऑन टोटल सेल्स, तो उसको कमीशन एक बार जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सेल्स हमारा 1,60,000 रुपये है, इस पे 5%, तो इंटू 5% कर दो। 1,60,000 इंटू 5%, ये आ गया 8,000 रुपये। और 20% ऑन सेलिंग प्राइस अबव ₹30। तो देखो बेचा है 40 रुपये में, ठीक है, बेचा है 40 रुपये में। 30 रुपये से ऊपर जितने में भी बेचा है उसमें 20% देंगे। 30 रुपये के ऊपर जितने में भी बेचा है उसमें 20% देंगे। तो कैसे निकालेंगे ये वाला, 4,000 मीटर हमने बेचे हैं, इंटू 40 रुपया में बेचा है, लेकिन 30 रुपया माइनस कर दो। 30 रुपया के ऊपर जितना मिला उस पर हमको 20% देना है, इंटू 20%। तो ये क्या आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 4,000 इंटू 10 रुपीज़, तो 40,000 हो जाएगा। 4,000 इंटू 10 40,000, इंटू 20%, तो 40,000 का 20%, ये आ गया अपना 8,000। फिर से एक बार देख लेते हैं। 4,000 इंटू 10 इंटू 20% ही बोला है ना कमीशन, हाँ। तो ये 8,000, 8,8 16,000 का हमारा कमीशन हो गया। ठीक है, ओके। तो 1,60,000 इंटू 5%, 8,000, 8,8 16,000, ठीक है, बिल्कुल सही है, कमीशन 16,000 आ गया। ओके, तो यहाँ पर वाई का जो कमीशन होगा, मैंने कमीशन के लिए अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाया, बिल्कुल इजी था, आपको करके दिखा दिया। आप वर्किंग नोट खुद भी बना सकते हो। ओके, कमीशन कितना होगा 16,000। अब इसको सीधा आउटर कॉलम में आप 18,000 जो है इसको लिख दो। ओके, तो कमीशन की भी एंट्री जो है वो हमने कर ली है, कमीशन को भी हाईलाइट कर देते हैं, कमीशन की एंट्री हो गई। ठीक है, ये जो कमीशन 16,000 का था उसकी एंट्री हो गई। अब हमारा क्या चीज़ पड़ा हुआ है, देखो एंट्रीज में सेल जो हुआ है दिल्ली में, ये जो एक्स है दिल्ली में, इसने दिल्ली में अपना कपड़ा जो खरीदा था वो कंसाइनमेंट का बिजनेस के लिए तो भेजा ही है, साथ में दिल्ली में भी इसका कपड़े का बिजनेस है, उसमें सेल हुआ है एक, ये वाला सेल है, और एक एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो सेल जो हुआ है सबसे पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं। तो ये जो सेल है ये कंसाइनमेंट का सेल नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस का सेल है। तो यहाँ कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना सेल हुआ है देखो तो 3,000 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30। तो यहाँ 3,000 मीटर्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, तो कितना आता है 90,000 रुपीज़। 3 3 9, 90,000 रुपीज़। ओके, इजी। ठीक है, ये सेल हो गया। अब सेल का कुछ देखो, सेल के पीछे कुछ एक्सपेंसेस एंड कमीशन हुआ है। तो ये जो एक्सपेंसेस एंड कमीशन है ये सेल के पीछे लगा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कैरेज इनवर्ड वगैरह वेजेस वगैरह तो है नहीं। ये कहाँ आना चाहिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारा यहाँ पर कंबाइंड है, तो थोड़ी सी जगह ग्रॉस प्रॉफिट के लिए छोड़ के नीचे यहाँ पर लिखेंगे टू एक्सपेंसेस एंड कमीशन। और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली का मेन बिजनेस का है। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रहे हैं, सॉरी ट्रेडिंग नहीं, ये तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड हमने बनाया ना। तो यहाँ तक मान लो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका नीचे ये वाला P&L अकाउंट है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे दिल्ली बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, तो कितना का था ये हमारा था 3,000 रुपये का, यहाँ 3,000, तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 3,000। ठीक है, 3,000 का खर्चा हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो दो काम करने हैं हमको, दो काम करने हैं। एक तो हमारा कंसाइनमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, कंसाइनमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसका वैल्यू निकालना है फर्स्ट। दूसरा हमारा दिल्ली के बिजनेस में जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब दोनों के वैल्यू को हमको 10% से कम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस में फॉल के कारण इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम कॉस्ट से 10% माइनस करके दिखानी है। तो ये दो काम कर लेंगे। उसके बाद एक चीज और कि ये जो देखो एक ध्यान से देखना एक चीज, ये हम परचेज करके जो लाए थे, टोटल हमारा परचेज का खर्चा था 2 लाख रुपया। ठीक है ना, जो कपड़ा हम परचेज करके लाए थे 2 लाख रुपए का खर्चा था।
इन 2 लाख रुपए में से 1 लाख का माल यानी कि 5,000 मीटर 50% माल हमने कंसाइनमेंट में भेज दिया वाई को। तो हमारा मेन बिजनेस में जो भी सेल होगा, जो भी प्रॉफिट होगी, उसमें ये जो 5,000 मीटर हमने कंसाइनमेंट में भेज दिया उसका खर्चा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। देखो ट्रेडिंग अकाउंट देखो तो बात आपको क्लियर समझ में आएगी। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने ये साइड में एक्सपेंसेस होते हैं, ये साइड में इनकम्स होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में आपने क्या डाल रखा है, 2 लाख रुपए का परचेज डाल रखा है, जबकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको डेली बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। क्या निकलेगा? डेली बिजनेस का निकलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से जनरली आप बोल लो तो डेली बिजनेस का निकलेगा। अब यहां पर आपने परचेज अकाउंट में क्या डाल रखा है, 10,000 मीटर कपड़े का कॉस्ट डाल रखा है 2 लाख रुपए। पर क्या यहां पर 10,000 मीटर का कॉस्ट होना चाहिए? बताओ। ये जो 10,000 मीटर का कॉस्ट आपने यहाँ पर एक्सपेंसेस डाल रखा है, आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में भी 5,000 मीटर का कॉस्ट यहाँ पर डाल रखा है। ये 30 में डाला है, लेकिन यहाँ पर 10 का लोडिंग आपने रिवर्स किया है, तो आप मान लो कि 20 रुपए पर मीटर पे ही आपने डाला है 1 लाख रुपए, ठीक है ना। इधर 1.5 लाख डाला और इधर 50,000 डाल दिया, तो नेट इफेक्ट में 1 लाख रुपए ही आपने यहाँ पर कॉस्ट डाल रखा है। तो ये जो 2 लाख है, इसमें से ही 1 लाख ये वाला है, ये अलग से 1 लाख थोड़ी है। तो आपके बुक्स में 1 लाख और 2 लाख, यहां पर 1 लाख और यहां पर 2 लाख, टोटल तो 3 लाख का कॉस्ट आ जा रहा है, जबकि खर्चा आपने 2 लाख का ही किया। तो क्या आपको इस परचेज के 2 लाख से लेस नहीं कर देना चाहिए जितना आपने गुड्स कंसाइनमेंट में भेज दिया? पहले ही क्लास में मैंने आपको समझाया था, जर्नल एंट्री समझाते समय लास्ट में आपको एक जर्नल एंट्री बताई थी कि हम एक जर्नल एंट्री लास्ट में पास करते हैं। वो क्या है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेज ऑब्लिक ट्रेडिंग मैंने लिखा था, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे। ये हम क्यों करते थे? क्योंकि जितना भी पैसा का गुड्स हमने कंसाइनमेंट में भेज दिया, उसको अपने मेन बिजनेस के खर्चे से हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर मेन बिजनेस के एक्सपेंसेस में हमने परचेज 2 लाख का दिखा रखा है, जबकि इस 2 लाख में से 1 लाख का माल तो हमने कंसाइनमेंट बिजनेस में भेज दिया और कंसाइनमेंट के अकाउंट में उसका खर्चा भी बुक किया। देखो इन दोनों एंट्रीज को मिला के आप देखो, 1.5 लाख इधर और 50 इधर, तो नलीफाई होके 1 लाख का डेबिट इफेक्ट आ रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट में। मतलब 1 लाख का कपड़ा जो आपने भेजा उसका खर्चा आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में बुक किया। तो यहां आपने डेबिट तो कर दिया, पर यहां से तो आपने निकाला नहीं है। तो निकालने के लिए कौन सी एंट्री हम करते थे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पर देखो, अगर मैं रफ में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊं, जस्ट रफ के लिए आपको दिखा रहा हूं, ये वर्किंग नोट भी आपको नहीं बनाना पड़ेगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना, ये जी है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर देखो, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उससे क्रेडिट में कितना आएगा? 1,50,000 और डेबिट में आएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा 1,50,000, मैं सिर्फ, अच्छा ठीक है पूरा ही बना, और डेबिट में आएगा 50,000। तो यहाँ पर आएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट और यहाँ आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो बैलेंस पड़ा रहा है यहाँ पर 1 लाख का, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट में। ऐसा मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमने इसको डेबिट कर दिया और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपए से। तो ये अकाउंट जो है हमारा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये अकाउंट हमारा बैलेंस हो गया 1,50,000 दोनों साइड्स। अब ये जो एंट्री आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी है, ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। तो ट्रेडिंग का जो क्रेडिट साइड है यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना? 1 लाख। जैसे ही आप ये चीज यहां पर लिख दोगे ना, आपका इस परचेस है, देखो आप यहां पर माइनस करके 1 लाख लिखते, ठीक है, रुको, हाँ, आप अगर यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर 1 लाख माइनस कर देते तो नेट में आपका 1 लाख ही आता। तो माइनस करके दिखाने की जगह, देखो अकाउंट में तो हम वैसे माइनस करके नहीं दिखा सकते ना, माइनस करने की जगह हमने क्या किया? क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो नेट इफेक्ट जो है 2 लाख का डेबिट 1 लाख का क्रेडिट, यानी कि 1 लाख का डेबिट ही नेट इफेक्ट हुआ। ओके, तो इसीलिए हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट से जो एंट्री पास करते थे उसका ये लॉजिक है। ये आपको शायद इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। जिनको पहले नहीं समझ में आया होगा कि वो एंट्री हम क्यों करते थे, वो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंट्री हम क्यों करते थे। तो ये एंट्री कर दी। अब हमारा बस इतना ही काम बचा है कि हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। तो सबसे ईजी है, देखो यहां पर सबसे पहले दिल्ली बिजनेस का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू लगा लेते हैं। इसके लिए हम कोई वर्किंग नोट नहीं करेंगे। तो यहां पर देखो 5,000 मीटर कपड़ा जो है, 5,000 मीटर कपड़ा दिल्ली में रह गया था। 10,000 मीटर खरीदा था, उससे 5,000 भेज दिया, तो दिल्ली में 5,000 मीटर रह गया था। उसमें से 3,000 मीटर सेल हो गया है, 3,000 मीटर हमारा सेल हो गया है। तो बचा कितना क्लोजिंग स्टॉक में? 2,000 मीटर बचा होगा,
तो दिल्ली में क्लोजिंग स्टॉक ये है दिल्ली 2000 मीटर एट द रेट। इसमें तो देखो हमारा कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस 2000 मीटर आपने कितने में खरीदा था, 20 रुपए करके खरीदा था, ठीक है ना, 20 रुपए पर मीटर। तो 2000 मीटर में 20 रुपए मल्टीप्लाई कर दो, ₹20 पर मीटर। तो ये कितना आ जा रहा है, 2000 इंटू 20, ये आ गया अपना 40,000। ठीक है, अब बोला है कि 40,000 जो है ना, इसमें 10% का रिडक्शन होगा क्योंकि मार्केट प्राइसेस जो है कपड़े के वो फॉल हो चुके हैं। फिर से, ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस इन्वेंट्रीज ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस बाई 10%। तो 10% जो है इसमें रिड्यूस होगा। ओके, 10% रिड्यूस होगा, तो इसमें लेस रिडक्शन एट द रेट ऑफ 10%। तो ये 10% कितना होगा, 40,000 का 10% 4,000 होगा, तो 36,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा। और ये जो दिल्ली वाला क्लोजिंग स्टॉक है, ये मेन बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक है। ये 36,000 कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आप बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ना, तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, यहाँ लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और आप इसको एक प्रॉपर वर्किंग नोट में दिखा सकते थे। बस 2 लाइन का ऐसा एक वर्किंग नोट बना दोगे तो काम चल जाएगा। मैं अलग से आपको वर्किंग नोट बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आप प्रॉपरली बना के दिखा सकते हो। बिल्कुल वही 2 लाइन्स लिखनी है जो मैंने वहां पर लिखा है, अलग से कुछ भी नहीं लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो 36,000 आ गई। ओके, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट वाला निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट को एक बार ये कर लेते हैं। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर रहने दो, इसके नीचे एक लकीर खींच देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी। ठीक है, ये लिख दिया, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी। अब यहाँ पर मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा, एक कॉस्ट के लिए, एक लोडिंग के लिए, और टोटल जो होगा वो हमारा इनवॉइस प्राइस। तो टोटल एक्चुअली 3 कॉलम्स बनेंगे। एक होगा कॉस्ट का, इसमें लोडिंग ऐड होगा क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे गुड्स गई हैं। 20 रुपए का कॉस्ट था, 30 रुपया पे आपने भेजा है, तो लोडिंग है। तो और यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस प्राइस। ठीक है ना, 3 कॉलम्स बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कंपोनेंट में थोड़ा सा रिडक्शन करना है 10%, इसीलिए मैं 3 कॉलम्स आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ओके, तो ये कॉलम्स अलग अलग बना लेते हैं। अच्छा, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लंबा कर लेंगे। अभी चलो सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक में देखो कितना यूनिट्स है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो 5,000 यूनिट्स जो हैं, 5,000 मीटर्स हमारे कंसाइनमेंट में गए थे और 4,000 बिक गए, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में कंसाइनी के पास, वाई के पास आगरा में 1,000 मीटर बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1,000 मीटर्स इन आगरा। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो कॉस्ट इसका 20 रुपया पर मीटर था, तो यहाँ पर 20 रुपया पर मीटर था, तो ये होगा 20,000। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो 1,000 इंटू 20, और 10 रुपया का इस पर लोडिंग था। 20 रुपया का माल जो है 30 में भेजा था, तो 10 रुपया का लोडिंग था, तो ये हो जाएगा 10,000। 1,000 इंटू 10, और इनवॉइस प्राइस कितना होगा, इन दोनों को मिला के 30,000। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1,000 इंटू 30। ठीक है, 30 रुपये में आपने भेजा था। अब इसके बाद ऐड प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने इनकर किए उसका। ठीक है, तो देखो कंसाइनर ने कितना नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किया था, 5,500 रुपए का। 5,000 मीटर के पीछे 5,500 रुपए का खर्चा किया है, तो 1,000 मीटर जो वाई में पड़ा हुआ उसके पीछे कितना खर्चा। तो सिंपल हिसाब देखो कैसे होगा, यहां देखो लिखता हूं, 5,500 रुपया खर्चा किया है 5,000 मीटर के पीछे, तो 1 मीटर के पीछे कितना होगा वो कैसे निकलेगा, 5,500 डिवाइडेड बाई 5,000, सिंपल। और आपका 1,000 मीटर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना आएगा, 5,500 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 1,000, ये आ गया हमारा 1,100। ठीक है,
तो ये कितना आ गया हमारा 1100 रुपया। लोडिंग में तो यहाँ पर कुछ डालना नहीं है क्योंकि लोडिंग सिर्फ कॉस्ट पे ऐड होता है, तो वो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया। एक्सपेंसेस के केस में कुछ लोडिंग नहीं होता है, तो ये यहाँ पर भी 1100 आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कितनी आई 21,100, यहाँ पर लोडिंग कितना है 10,000, और ये कितना आ गया 31,100। अब यहाँ पर लेस रिडक्शन ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। देखो रिडक्शन जो हम करेंगे ना 10% का, ये इनवॉइस प्राइस पे नहीं करेंगे। इनवॉइस प्राइस तो इन्फ्लेटेड प्राइस है, इसमें लोडिंग घुसी हुई है। जो भी रिडक्शन हमको करनी है 10% का मार्केट रिडक्शन क्यों करने बोला है क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि इन्वेंट्री का जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस जो है वो गिर गया है। तो जो बिजनेसमैन है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको 10% कम मिलेगा, कॉस्ट जो लगी है उससे 10% कम मिलेगा बेच के। तो एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से वो क्या कर रहा है कि अपने क्लोजिंग स्टॉक को 10% कम वैल्यू लगा रहा है। तो यहां पर देखो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। जो कंसाइनर के पास था हमारा गुड्स, उसकी तो कॉस्ट 20 रुपीज पर मीटर थी, उसमें तो कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं ऐड करना, क्योंकि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है वो कंसाइनी के पास जब पहुंचे तब इनको कॉस्ट को ऐड करना है। क्योंकि ये कॉस्ट क्यों लगा था, यहां से यहां ट्रैवल करवाने के पीछे लगा था। ठीक है ना, तो कंसाइनर के जो पास दिल्ली में गुड्स पड़ा हुआ था उसको तो हमने 20 रुपया पर मीटर के हिसाब से वैल्यू किया। देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो लगाया 20 रुपया पर मीटर के हिसाब से लगाया। लेकिन कंसाइनी के केस में जो कॉस्ट आएगी उसमें ये 20 रुपया पर मीटर तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये जो फ्रेट और पैकिंग का खर्चा लगा है 5,500, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है उसका प्रोपोर्शनेट पार्ट यानी कि 1100 रुपए जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये जो 1100 रुपए है उसको भी ऐड करेंगे तब ये रिवाइज कॉस्ट आ गया। ठीक है ना, रिवाइज कॉस्ट आ गया। इस पे अब 10% रिडक्शन हमको लगानी पड़ेगी। तो 21,100 का, ठीक है, 21,100 इंटू 10% करोगे तो 2,110 रुपया कितना आएगा 2,110 रुपया। लोडिंग के कंपोनेंट में कुछ नहीं है, यहां पर भी 2,110 रुपया आपका माइनस होगा। तो अब देखो आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो है वो आया, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या आ रहा है 21,100 माइनस 2,110, ये आएगा, रुको 21,100 माइनस 2,110, ये आएगा हमारा 18,990, 18,990। और इधर हमारा जो इनवॉइस प्राइस पे, ये तो कॉस्ट प्राइस पे आया, और इनवॉइस प्राइस पे 31,100 माइनस 2,110, ये आएगा 28,990, 28,990। और लोडिंग इस पे तो 10,000 की घुसी हुई है ही। तो अब हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है, एंट्रीज जो है वो कर लेंगे। तो फटाक से देखो अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है इन्वेंट्री का कंसाइनमेंट में, वो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा और 10,000 का हमारा स्टॉक रिजर्व रहेगा। तो फाइनली आपका नेट इफेक्ट जो है 18,990 का ही क्लोजिंग स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते वर्किंग नोट नंबर 1, और ये हमको इनवॉइस प्राइस पे लेना है। तो इनवॉइस प्राइस हमारा कितना आया देखो 28,990। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 28,990। और इस पे जो लोडिंग घुसा हुआ है, इस पे जो लोडिंग घुसा हुआ है ये आप लिखोगे यहाँ पर टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर भी आप लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, यह है लोडिंग। कितने का लोडिंग है 10,000 का। ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉफिट लिखने की जगह जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, और इस 10,000 को भी ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब एक कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस करके इसका प्रॉफिट निकालेंगे। क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे, इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 1,50,000 और 1,60,000 होगा 2,10,000 प्लस 28,990 इक्वल टू होगा 238,990। तो यहाँ पर लिखेंगे 238,990, इधर भी लिखेंगे 238,990, और ये इससे माइनस करेंगे हम लोग 1,50,000 माइनस 5,500 माइनस 18,000 माइनस 10,000, ये आएगा 55,490। कितना आया ये 55,490। ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये है बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या चीज़ है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट।
ठीक है ना। तो 55490 हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बना के रखा ही है ऑलरेडी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना के रखा है, इसमें हमारा इधर ट्रांसफर होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट से कंसाइनमेंट का प्रॉफिट जो है वो हम अपने मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आ गए ताकि बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट निकल सके। ठीक है, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट से हम कितना पैसा लेके आए, 55490, 55490, ये हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड, ऐसा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 1,90,000 प्लस 36,000 होगा 2,26,000, इधर 2,26,000 इधर। अब 2,26,000 से आप क्या करो, 2,00,000 रुपया माइनस करो, तो इसका 26,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको आप ले आओ इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 26,000। तो देखो टोटल बिजनेस से आपका कितना प्रॉफिट हुआ, मेन जो बिजनेस है दिल्ली में उससे 26,000 का आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है और 3,000 का एक्सपेंसेस किया है, तो 23,000 का प्रॉफिट हुआ आपका दिल्ली के बिजनेस से, और 55,490 का प्रॉफिट हुआ कंसाइनमेंट बिजनेस से, सॉरी। तो यहां पर जो है टोटल करना पड़ेगा 26,000 प्लस 55490, ये आ गया 81,490। ठीक है, इधर भी 81,490, और बैलेंसिंग फिगर इससे माइनस कर दो 3,000 रुपये, तो ये आ गया 78,490। तो मिस्टर एक्स का टू नेट प्रॉफिट, मिस्टर एक्स का जो है ना वो, ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट। मिस्टर एक्स का नेट प्रॉफिट सारे बिजनेसेस को मिला के, यानी कि कंसाइनमेंट बिजनेस और दिल्ली का जो बिजनेस है सबको मिला के कितना हो रहा है, 78,490 रुपया। जिसमें आप देखो कंसाइनमेंट बिजनेस से ही ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, लोकल जो बिजनेस है उससे कम प्रॉफिट मिल रहा है। जबकि 5,000 मीटर कंसाइनमेंट में भेजा था और 5,000 मीटर जो है खुद के पास रखा था। वैसे कंसाइनमेंट बिजनेस में जो है क्लोजिंग स्टॉक सेल ज्यादा हुई है, 1,000 मीटर ही सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक था। पर यहां पर जो क्या कहते हैं दिल्ली वाला बिजनेस है उसमें 2,000 मीटर क्लोजिंग स्टॉक में था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।